आप सोचते होंगे कि जब आपकी दुनिया टूट रही हो, जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा हो, तो कम से कम आपका प्यार करने वाला पार्टनर आपके साथ रहेगा। मैं भी यही सोचता था। वो कस्में हो वादे, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ वाले डायलॉग्स फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी में जब सेहत जाती है तो कस्में और वादे भी खिड़की से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक ऐसा लेसन सिखाया जो मैं कभी भूलना नहीं चाहूंगा। अगर आप भी कभी किसी पे पूरा भरोसा कर चुके हैं, अगर आप भी मानते हैं कि प्यार मौत से भी स्ट्रांग होता है, तो फिर मेरी स्टोरी सुनकर आपको एहसास होगा कि दुनिया कितनी क्रूअल हो सकती है। और जो ट्विस्ट मेरे साथ हुआ है वो शायद आपको बिलीव करने में टाइम लगेगा। ये उस तरह का धोखा है जिसके बारे में आप सुनते हैं पर सोचते हैं कि ये आपके साथ कभी नहीं हो सकता। ये कहानी है मेरे भरोसे की, मेरे प्यार की और उस सच की जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मैं राज हूं, 34 साल का। दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर की जॉब करता था। लाइफ परफेक्ट थी, अच्छा घर, स्टेबल इनकम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिया। प्रिया मेरे कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड थी। 8 साल की रिलेशनशिप के बाद हमने शादी की थी। 2 साल से हैप्पीली मैरिड कपल थे हम। प्रिया टीचिंग करती थी एक प्राइवेट स्कूल में। सिंपल सी लड़की थी, ब्यूटीफुल भी और केयरिंग भी। मैं सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ। हमारी दुनिया छोटी सी थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। वीकेंड पर हमारी अपनी रिचुअल्स थी। सैटरडे को लेट तक सोना, फिर ब्रंच के लिए बाहर जाना। कभी सरोजनी नगर मार्केट में प्रिया की शॉपिंग, तो कभी कॉनॉट प्लेस में बस यूं ही हाथ में हाथ डालकर घूमना। शाम को घर आकर नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज देखना, एक ही ब्लैंकेट में, उसके सर को अपने कंधे पर महसूस करना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। प्रिया को बारिश बहुत पसंद थी और मुझे चाय। जब भी दिल्ली में पहली बारिश होती थी वो बच्चों की तरह बालकनी में भाग जाती थी और मैं उसके लिए अदरक वाली चाय बनाता था। हम दोनों बालकनी में घंटों बैठे रहते, बारिश देखते, चाय पीते और फ्यूचर के प्लान्स बनाते। राज, जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा ना तो हम यूरोप ट्रिप पर जाएंगे। पेरिस में आईफल टावर के सामने आपसे फिर से प्रपोज करवाऊंगी। मैं हंस देता था, पागल, शादी हो चुकी है हमारी। तो क्या हुआ, प्यार तो हर दिन नया होता है, वो कहती थी और मेरी आंखों में देखती। उसकी आंखों में एक सिंसियरिटी थी, एक गहराई थी जिसमें मैं हर बार डूब जाता था। मुझे लगता था इससे ज़्यादा सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। हमने अपने फ्यूचर बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, एक लड़का, एक लड़की। हम उन्हें क्या सिखाएंगे, कैसे उनकी परवरिश करेंगे, यह सब हमारी लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा था। मैं उसकी हर बात मानता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। उसका बर्थडे हो या हमारी एनिवर्सरी, मैं हमेशा कुछ स्पेशल प्लान करता था। एक बार उसने कैजुअली कहा था कि उसे हॉट एयर बलून में बैठना है। अगले ही बर्थडे पर मैं उसे जयपुर ले गया था, सिर्फ इसलिए कि वो सुबह सूरज को हॉट एयर बलून से देख सके। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर मेरे लिए प्राइसलेस थी। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं उसके लिए सिर्फ एक हस्बैंड नहीं था, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका कॉन्फिडेंट, उसका सब कुछ था। और वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। मैं अपने दोस्तों से कहता था, भाई बीवी हो तो प्रिया जैसी है, शी इज़ परफेक्ट। और वो थी भी, या शायद मुझे ऐसा लगता था। 2023 का फरवरी मंथ था जब सब कुछ चेंज हो गया। वो सर्दी की सुबह थी, धूप हल्की थी और हवा में अभी भी ठंडक। मैं ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए लेट नाइट्स कर रहा था, प्रोजेक्ट टाइटन। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं उस टीम को लीड कर रहा था। प्रेशर बहुत था, डेडलाइंस ऐसी थी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। बॉडी में अजीब सी वीकनेस फील हो रही थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। शाम तक आते आते ऐसी थकान होती जैसे मैंने मैराथन दौड़ा हो। पहले मैंने सोचा कि ये सब काम के स्ट्रेस की वजह से है। प्रिया कहती थी, राज आप बहुत अजीब लग रहे हो, थके हुए, बीमार से, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ। उसका कंसर्न उस वक्त मुझे जेन्युइन लगता था। मैं उसकी बात को टाल देता था, अरे प्रिया कुछ नहीं है, बस थोड़ा स्ट्रेस है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक लंबा वेकेशन लेंगे, तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं हमेशा से फैमिली में स्ट्रॉन्ग वन रहा हूँ जो सब कुछ हैंडल कर लेता है। अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना मेरी आदत नहीं थी। लेकिन ये थकान बढ़ती जा रही थी। रात को सोते सोते अचानक पसीने में उठ जाता था। भूख मर गई थी। प्रिया मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश बनाती, लेकिन 1-2 बाइट से ज़्यादा खा नहीं पाता था। मैंने नोटिस किया कि मेरी गर्दन के साइड में एक छोटी सी गांठ यानी कि लंप बन गई है। मैंने उसे भी इग्नोर किया, सोचा शायद ठंड लगने से ऐसी हो गई होगी। एक दिन ऑफिस में मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था क्लाइंट के सामने। मैं स्लाइड्स एक्सप्लेन कर रहा था और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो मेरे कलीग्स के चिल्लाने की आवाज़ थी कि राज, राज। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। रूम सफ़ेद था, एंटीसेप्टिक की स्मेल हवा में थी। मेरे हाथ में आईवी ड्रिप लगी थी। सामने मेरे बॉस और कुछ कलीग्स खड़े थे, उनके चेहरे पर चिंता थी। प्रिया कहाँ है, ये मेरा पहला ख्याल था। एक कलीग ने बताया कि उन्होंने प्रिया को इन्फॉर्म कर दिया है, वो रास्ते में है। थोड़ी देर में प्रिया आई, भागती हुई। उसका चेहरा परेशान था, आंखें लाल थी। राज तुम ठीक हो, क्या हुआ? मुझे इतना डर लग गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। उस वक्त
उसके इस टच में, उसके इस घबराहट में मुझे सुकून मिला। मुझे लगा कि हाँ, मेरी प्रिया है मेरे साथ, कुछ नहीं हो सकता मुझे। इनिशियल टेस्ट नॉर्मल थे, ब्लड प्रेशर, शुगर सब कंट्रोल में था। डॉक्टर ने कहा शायद एग्जॉशन की वजह से हुआ है। उन्होंने कुछ बेसिक मेडिसिन लिख दी और डिस्चार्ज कर दिया। घर आकर प्रिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने मुझे अपने हाथों से सूप पिलाया, मेरे पैर दबाए। राज, अब आप कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ रेस्ट। मैं ऑफिस में कॉल करके बोल देती हूँ कि आप 1 हफ्ते के लीव पर हो, उसने आदेश देते हुए कहा। मैं उसकी केयर में डूब गया। लेकिन 2 दिन बाद ही डॉक्टर का फ़ोन आया। मिस्टर राज, मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रहा था, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल, बट आपकी गर्दन में जो लिम्फ नोड है उसके लिए मैं 1-2 एडवांस टेस्ट सजेस्ट करना चाहूँगा, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। मैं रिलक्टेंट था। डॉक्टर, इज़ इट रियली नेसेसरी? बिल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और मुझे अब ठीक लग रहा है। हमने हाल ही में घर की डाउन पेमेंट की थी और हमारी सेविंग्स पर थोड़ा प्रेशर था। मैं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं चाहता था। लेकिन प्रिया ने फोर्स किया, राज, पैसों की चिंता मत करो, आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, हम टेस्ट करवाएंगे, जो भी डॉक्टर कह रहे हैं हम वो सब करेंगे। उसका ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मुझे लगता था कि वो कितना प्यार करती है मुझसे। अगले कुछ दिन हॉस्पिटल के चक्करों में निकल गए। ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और आखिर में बायोप्सी। बायोप्सी वाला दिन सबसे बुरा था। एक अजीब सा डर था मन में। प्रिया पूरे टाइम मेरे साथ वेटिंग एरिया में बैठी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसका हाथ ठंडा था। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस सामने दीवार को घूर रही थी। मैं माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया, इतना टेंशन मत लो, देखना सब नॉर्मल आएगा, फिर हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाने चलेंगे। उसने बस हल्का सा सर हिलाया, बिना मेरी तरफ देखे। उसकी एक खामोशी मुझे अजीब लग रही थी। ये रिजल्ट्स का वेट करना सबसे टफ था। वो 3 दिन ऐसे गुजरे जैसे 3 सदियां हों। हर फोन की घंटी पर दिल धड़क जाता। प्रिया ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। वो घर के काम करती, लेकिन एक अजीब सी खामोशी हमारे बीच आ गई थी। वो मुझसे आंख नहीं मिला रही थी। मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो हाँ में जवाब देकर बात खत्म कर देती। मैंने सोचा शायद वो भी डरी हुई है, इसलिए अजीब बिहेव कर रही है। फिर वो दिन आया। हॉस्पिटल से कॉल आया कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप आकर डॉक्टर शर्मा से मिल लीजिए। हम उनके केबिन में बैठे थे। केबिन ठंडा था, एसी फुल पर चल रहा था, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। डॉक्टर शर्मा एक मिडल एज्ड गंभीर किस्म के इंसान थे। उन्होंने रिपोर्ट्स को 2 बार चेक किया, अपनी ऐनक उतारकर टेबल पर रखी और फिर हम दोनों की तरफ देखा। उनका चेहरा बहुत सीरियस था। मैंने देखा कि प्रिया अपने हाथ मसल रही थी। वो बहुत नर्वस हो रही थी। राज, डॉक्टर शर्मा ने गंभीर आवाज में शुरू किया, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट योर बायोप्सी रिपोर्ट कन्फर्म्स दैट यू हैव स्टेज 2 लिम्फोमा। लिम्फोमा? कैंसर? ये एक वर्ड, बस एक वर्ड मेरे दिमाग में एक बॉम्ब की तरह फटा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक जोरदार पंच मारा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। कमरे में सब कुछ अचानक साइलेंट हो गया, जैसे साउंड ऑफ हो गया हो। डॉक्टर की आवाज़ मुझे दूर से आती हुई लग रही थी। वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट प्लान, 80% रिकवरी चांसेस, लेकिन मेरे कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। मेरी नज़र सिर्फ एक चेहरे पर टिकी थी, प्रिया। प्रिया बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल पत्थर की तरह बैठी थी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, न दुख, न सदमा, न डर, बस एक अजीब सी खालियत। मैं उसे देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि वो मेरी तरफ देखेगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, कहेगी हम इसे लड़ेंगे राज। आई वॉज वेटिंग फॉर सम रिएक्शन, कुछ सपोर्ट के लिए, पर कुछ नहीं हुआ। वो बस सामने रखे पेपर वेट को देखती रही, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। डॉक्टर ने हमसे पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैंने कुछ नहीं कहा। प्रिया भी चुप रही। उसकी चुप्पी उस कमरे की ठंडक से ज्यादा अजीब थी। वो चुप्पी चुग रही थी। घर वापस जाते वक्त कार में एक लफ्ज भी नहीं बोला हमने। मैंने रेडियो चला दिया, सोचा शायद म्यूजिक से अजीब सी साइलेंस टूटे, पर उसने रेडियो बंद कर दिया। सिर दर्द हो रहा है, बस इतना कहा। मैं ट्राई कर रहा था नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने की, आगे की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने की, लेकिन प्रिया बिल्कुल क्वाइट थी। उसकी खामोशी एक दीवार बन गई थी हम दोनों के बीच। घर पहुंचकर वो एक शब्द कहे बिना सीधा बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया, ट्राइंग टू प्रोसेस एवरीथिंग। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, एक बुरा सपना। मैंने अपना लैपटॉप खोला और गूगल पर लिम्फोमा सर्च किया। मैं पढ़ रहा था सर्वाइवल रेट्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, साइड इफ़ेक्ट्स। ये पढ़कर कि लिम्फोमा ट्रीटेबल है, थोड़ा सा रिलीफ मिला। एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई, शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद प्रिया बस शॉक में है। रात को मैंने दरवाज़ा नॉक किया, प्रिया डिनर कर लो। वो बाहर आई, उसकी आंखें सूजी हुई थी। हमने डिनर टेबल पर खाना लगाया, लेकिन खाया नहीं गया। प्लेट में रोटी वैसी की वैसी ठंडी हो रही थी। मैंने हिम्मत करके उसकी खामोशी तोड़ी, प्रिया मैं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर ने कहा है ना 80% चांसेस हैं, हम इसे डील कर लेंगे, तुम्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता था कि वो कुछ बोले, मुझे रियश्योर करे। उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ठंडा था, जैसे वो किसी अनजान से बात कर रही हो। हाँ मैं जानती हूँ,
बस ये कहकर वो फिर साइलेंट हो गई। उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। वो उठी, अपनी प्लेट सिंक में रखी और वापस कमरे में चली गई। उस रात पहली बार अपने शादी में मैं अकेले सोया। प्रिया दूसरे कमरे में थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ कैंसर का डर था और दूसरी तरफ प्रिया का ये बदला हुआ बर्ताव। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादा तकलीफ किस बात से हो रही है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में मैं कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट करने गया। हमने अपने पेरेंट्स को बता दिया था। सब लोग परेशान थे, सपोर्ट कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स देहरादून से आ गए थे। प्रिया का बिहेवियर अब भी अजीब था। फर्स्ट कीमोथेरेपी सेशन में वो मेरे साथ आई। हॉस्पिटल का वो मंजर, वहाँ और भी पेशेंट्स थे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और उम्मीद का मिक्सचर था। कीमोथेरेपी रूम में जहाँ मुझे ड्रिप लगनी थी, प्रिया मेरे पास बैठी थी, पर उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन में था। वो व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी, बीच बीच में हल्का सा मुस्कुरा भी रही थी। मुझे अजीब लगा। यहाँ मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था और मेरी पत्नी वो अपने फ़ोन में बिजी थी। मैंने उससे पूछा, किससे बात कर रही हो? उसने बिना नज़र उठाए कहा, स्कूल ग्रुप है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। उसने हार्डली मेरे साथ कोई बात की। जब नर्स ने आकर ड्रिप लगाई और वो जहरीला केमिकल मेरी रगों में उतरना शुरू हुआ, प्रिया ने एक बार भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैं सोच रहा था, आखिर उस रात के बाद ऐसा क्या बदल गया? मे बी वो प्रोसेस कर रही है सिचुएशन को, मे बी उसे टाइम चाहिए। मैं खुद को यही समझा रहा था। कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के बाद असली आजमाइश शुरू हुई। साइड इफेक्ट्स भयानक थे। हर सेशन के बाद 2-3 दिन तक मैं बस उल्टियां करता रहता। मुंह का टेस्ट बिल्कुल मेटालिक हो गया था। पानी भी कड़वा लगता था। ऐसी वीकनेस थी कि बेड से उठकर वॉशरूम तक जाना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। मैं घर पे रेस्ट करता था मोस्टली, ऑफिस से मेडिकल लीव ली थी। प्रिया अपने रूटीन में ऐसी सेट थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सुबह उठती, तैयार होती, स्कूल जाती और शाम को वापस आती। आते वक्त हमेशा थकी हुई लगती थी। पहले वो घर आकर मुझसे दिन भर का हाल पूछती थी, अब वो आते ही कहती, बहुत थक गई हूं, और अपने कमरे में चली जाती। डिनर टेबल पर हम दोनों साइलेंट रहते थे। वो अजीब सी अनकंफर्टेबल साइलेंस। मैं ट्राई करता था कि कुछ नॉर्मल टॉपिक्स पर बात करूं। आज स्कूल में क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिसके बारे में तुम बता रही थी। उसका रिस्पॉन्स हमेशा मिनिमल होता था, कुछ नहीं, सब ठीक है। उसकी आंखों में अब मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं दिखता था, बस एक अजीब सी इरिटेशन। 1 महीना बीत गया। मेरा वजन गिरने लगा था, चेहरा पीला पड़ गया था, और फिर वो हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था, हेयर फॉल। मैं सुबह उठा और तकिए पर बालों के गुच्छे देखे। मैं बाथरूम में गया और अपने बालों में हाथ फेरा। जो बाल कभी मेरी शान हुआ करते थे, वो अब मोथे के पत्तों की तरह झड़ रहे थे। मैं मिरर में खुद को देखकर रो पड़ा। मैं एक 34 साल का आदमी जो कभी अपनी फिटनेस पर गर्व करता था, अब एक कमजोर, बीमार, गंजे होते हुए इंसान ने बदल रहा था। मैं इमोशनल हो गया। मैंने प्रिया को बुलाया, प्रिया देखो, देखो क्या हो रहा है। मैं बच्चों की तरह उसे सपोर्ट मांग रहा था। वो आई, बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र मेरे बालों के गुच्छों पर डाली, फिर मेरे चेहरे पर। उसके चेहरे पर ना दुख था, ना हमदर्दी, बस एक अजीब सी बेचैनी। इट्स नॉर्मल इन कीमो, ये कहकर वो वहां से चली गई। नो हग, नो कंफर्ट, नो रीअश्योरेंस, कुछ नहीं, बस 3 ठंडे क्लिनिकल शब्द, जैसे वो मेरी बीवी नहीं, मेरी डॉक्टर हो। उस दिन, उस एक पल में मैं समझ गया कि कुछ बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ये सिर्फ शॉक नहीं था, ये कुछ और था। ये ऐसी बेरुखी थी जो प्यार में कभी नहीं हो सकती। दैट नाइट मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे सीधे सीधे बात करूंगा। जब वो सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया रुको, मुझे बात करनी है। वो रुक गई, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। क्या बात है? उसकी आवाज़ में थकान थी। प्रिया, ये क्या हो रहा है हमारे बीच? तुम मुझसे दूर रहती हो, मुझसे बात नहीं करती। मैं ऑलरेडी एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा हूं। प्रिया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे अभी। मेरी आवाज़ में एक डेस्परेशन थी। उसका जवाब अचानक नहीं आया। उसने एक लंबा सांस लिया, जैसे वो अपने शब्द तैयार कर रही हो। मैं क्या करूं राज, मैं भी स्ट्रेस्ड हूं। ये सब हैंडल करना इजी नहीं है मेरे लिए भी। तुम्हें इस हालत में देखना, ये हॉस्पिटल के चक्कर, ये टेंशन, इट्स टू मच फॉर मी। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने सोचा शायद मैं सेल्फिश हो रहा हूं, वो भी तो परेशान है। मैंने उसका हाथ नरमी से दबाया। आई नो प्रिया, मैं समझता हूं, पर हम इसे साथ में फेस करेंगे ना, जैसे हमेशा करते आए हैं। वी आर अ टीम। लेकिन उसका अगला स्टेटमेंट, उसने मेरी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हो गई। राज, मुझे लगता है
मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। मे बी मैं कुछ दिन मम्मी पापा के घर जाती हूँ, थोड़ा चेंज ऑफ सीन होगा तो शायद मैं बेटर फील करूंगी। स्पेस? कैंसर ट्रीटमेंट के बीच में स्पेस? ये शब्द मेरे कानों में जहर की तरह घुला। मैं अचानक सुन हो गया। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? स्पेस? इस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? लेकिन वो एडमेंट थी। उसकी आंखों में अब कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक अजीब सी जिद थी। राज, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं यहां रहकर मेंटली ब्रेकडाउन हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी अगर मैं खुद ही ठीक नहीं रही तो। मैं बस कुछ हफ्तों के लिए जा रही हूं। जब मैं थोड़ा बेटर फील करूंगी, मैं वापस आ जाऊंगी। उसके हर लफ्ज में एक बहाना था, एक तैयार किया हुआ स्क्रिप्ट। मैं बहस करता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन वो पत्थर बन चुकी थी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा, मैंने देखा कि वो अपना बैग पैक कर रही थी। मैंने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। प्रिया, प्लीज मत जाओ, मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगा? उसने बैग बंद करते हुए कहा, मम्मी पापा है ना आपके साथ, वो ध्यान रखेंगे। मैं कॉल करती रहूंगी। उसने एक बार भी पलटकर मुझे नहीं देखा। वो गेस्ट रूम में सोई मेरे पेरेंट्स से मिलकर आई और फिर मेन डोर की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना, और दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजा सिर्फ घर का नहीं था, वो दरवाजा मेरे दिल पर बंद हुआ था। मैं अकेला था घर में। मेरे पेरेंट्स थे, लेकिन पत्नी का ना होना, वो एक अलग ही अकेलापन था। वो घर जो कभी हमारे प्यार से गूंजता था, अब खाली और ठंडा लगता था। कीमोथेरेपी सेशंस कंटिन्यू हो रहे थे। हर सेशन के बाद मैं और कमजोर हो जाता। शरीर टूट रहा था, लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा मेरा दिल और मेरी हिम्मत टूट रही थी। द वुमन आई लव्ड, द वुमन हु वॉज माई वर्ल्ड, हैड अबैंडन्ड मी व्हेन आई नीडेड हर द मोस्ट। मेरे दोस्त फोन करते थे, मिलने आते थे, सब पूछते थे, प्रिया कहाँ है? मैं क्या जवाब देता? मैं झूठ बोल देता। वो अपने पेरेंट्स के घर गई है, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी ही नजरों में गिर रहा था। झूठ बोलकर उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? शायद अभी भी कहीं एक उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएगी। 2 हफ्ते बाद मैंने प्रिया को कॉल किया। उसने 2-3 रिंग के बाद फोन उठाया। उसकी आवाज बहुत नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हेलो राज, कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूं प्रिया, कब आ रही हो घर? देखो राज, मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी नहीं पता। प्रिया, यहां चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राज प्लीज डोंट प्रेशराइज मी। मैं फोन रखती हूं। और उसने फोन काट दिया। हमारी कॉन्वर्सेशन अब बस इतनी ही रह गई थी। वो हार्डली फोन उठाती थी, और जब उठाती थी तो कॉन्वर्सेशन बहुत फॉर्मल होती थी। कैसा चल रहा है ट्रीटमेंट? ठीक है। खाना खाया? हाँ। बस ये टाइप की शॉर्ट रिप्लाईज। उसके पीछे से मुझे कभी कभी हंसने की, म्यूजिक की आवाजें आती थी। ऐसा लगता था वो अपनी लाइफ नॉर्मल जी रही है, जैसे मैं उसकी जिंदगी का एक बुरा चैप्टर था जिसे उसने बंद करके रख दिया है। 1 महीना गुजर गया। मेरे कीमोथेरेपी के 2 साइकिल्स पूरे हो चुके थे। अब मैं काफी अजीब दिखने लगा था। गंजा सर, आंखों के नीचे काले घेरे, सूखे हुए होंठ। मैं आईने में खुद को पहचान नहीं पाता था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक दिन बिना बताए उसके पेरेंट्स के घर पहुंच गया। दरवाजा उसकी मम्मी ने खोला। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया, जैसे वो सरप्राइज भी थे और थोड़े अनकंफर्टेबल भी। राज बेटा, आओ आओ, अचानक कैसे? आंटी प्रिया से मिलने आया था। प्रिया अपने कमरे से बाहर आई। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे का रंग उतर गया, जैसे उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहां आऊंगा। उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। वो बिल्कुल हेल्दी और आराम में लग रही थी। उसके पापा ने चाय लाकर दी और इधर उधर की बातें करने लगे। माहौल बहुत ऑकवर्ड था। प्रिया अनकंफर्टेबल लग रही थी, बार बार अपने फोन को देख रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे प्राइवेटली बात करनी है। हम उसके कमरे में गए, वही कमरा जहां शादी से पहले वो रहती थी। दीवारों पर अभी भी हमारी कुछ फोटोज लगी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा। प्रिया, ये सब क्या कर रही हो तुम? वहां मैं हर दिन मौत से लड़ रहा हूं और तुम यहां आराम से बैठी हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, कैंसर है मुझे। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहिए। उसका जवाब बिल्कुल शांत और ठंडा था, जैसे वो ये सब बोलने की प्रैक्टिस कर चुकी हो। राज, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूं ये सब। मैं रोज रोज तुम्हें उस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हें बीमार कमजोर देखकर मुझे डिप्रेशन होता है। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं इस सिचुएशन के लिए। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। एक आग सी लगी मेरे अंदर। डिप्रेशन होता है? तुम्हें डिप्रेशन होता है मुझे देखकर? और मेरा क्या प्रिया, जो ये सब झेल रहा है? मेरा क्या मतलब? तुम मुझे इस कंडीशन में इसलिए छोड़कर जा रही हो बिकॉज इट्स इनकन्वीनियंट फॉर यू, बिकॉज इट मेक्स यू सैड। वो डिफेंसिव हो गई।
उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। इट्स नॉट अबाउट कन्वीनियंस राज, इट्स अबाउट माई मेंटल हेल्थ। मैं इतनी इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूं कि ये सब फेस कर सकूं। तुम्हें समझना चाहिए। समझना चाहिए? मैं क्या समझूं प्रिया? कि जिस औरत से मैंने 10 साल प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, वो इतनी कमजोर है कि अपने हस्बैंड की बीमारी में उसके साथ खड़ी भी नहीं हो सकती। ये प्यार था तुम्हारा? दिस इज योर लव? हमारी बहस होने लगी। आखिर में उसने कहा, राज प्लीज यहां से जाओ, तुम ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। ड्रामा? उसने मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को ड्रामा का नाम दे दिया। मैं वहां से उठकर वापस आ गया। उस दिन कार चलाते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन मुझे लगा कि शायद मैंने गलत इंसान से शादी कर ली है, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक बेवकूफी सी होप थी। शायद वो डर गई है, शायद सब ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल 10 साल का रिलेशनशिप था हमारा, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। कीमोथेरेपी कंटिन्यू कर रही थी। 3rd मंथ तक मेरा वेट 15 किलो कम हो गया था। मेरी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो गई थी। कपड़े ऐसे लगते थे जैसे हैंगर पर टंगे हों। लेकिन एक अच्छी खबर थी। डॉक्टर कहते थे कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है, मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, कैंसर सेल्स रिड्यूस हो रहे हैं। फिजिकल रिकवरी के साइंस थे, बट इमोशनली मैं हर दिन टूट रहा था। घर आते वक्त वो अकेलापन मुझे खा जाता था। वो सोफे पर बैठना जहां कभी प्रिया बैठती थी, उस बैल्कनी में खड़े होना जहां हम साथ में बारिश देखते थे, हर चीज उसकी याद दिलाती थी और हर चीज उसके धोखे का एहसास भी। प्रिया के साथ कम्युनिकेशन अब लगभग 0 हो चुकी थी। मैं कभी कभी उसे व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट्स भेज देता था, ये दिखाने के लिए कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा हूं। शायद इससे देखकर उसमें हिम्मत आए, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन रिप्लाई में बस एक ओके या गुड आ जाता था। कभी कभी तो वो मैसेज सीन करके छोड़ देती थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब बस, मैं इस अनसर्टेनिटी में नहीं जी सकता। मैं आखिरी बार फॉर वन लास्ट टाइम जाकर उससे सीधे सीधे बात करूंगा, आर या पार। मैं फिर से उसके पेरेंट्स के घर गया। इस बार उनके चेहरे पर सरप्राइज नहीं, बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो जानते थे कि मैं क्यों आया हूं और वो इस कॉन्वर्सेशन से बचना चाहते थे। प्रिया अपने कमरे में थी। मैंने दरवाजा नॉक किया और बिना उसके जवाब का इंतजार किए अंदर चला गया। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, धीमी आवाज में हंस हंस कर। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसने जल्दी से फोन कट कर दिया। ओ तुम, बताया नहीं आने से पहले? क्यों, परमिशन लेनी पड़ती है अब अपने बीवी के कमरे में आने के लिए? मेरा लहजा सख्त था। कौन था फोन पर? कोई नहीं, फ्रेंड थी। उसने कैजुअल टोन में जवाब दिया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो नर्वस थी। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया, मैंने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं क्लियर बात करना चाहता हूं। ये सेपरेशन कब तक चलेगा? ये दूरी, ये खामोशी, आई कांट टेक इट एनीमोर। आई नीड यू प्रिया। मैं रिकवर कर रहा हूं, डॉक्टर भी पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज घर चलो, वापस आ जाओ। मैंने आखिरी उम्मीद के साथ उससे रिक्वेस्ट की। उसने एक लंबा सा सांस लिया। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी आंखों में अब कोई डर या शर्मिंदगी नहीं थी। एक अजीब सी पत्थर जैसी ठंडक थी। और फिर उसने वो शब्द कहे जिसने मेरी जमीन ही नहीं, मेरी पूरी दुनिया हिला दी। राज, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूं। डाइवोर्स? कैंसर ट्रीटमेंट के बीच में डाइवोर्स? मैं जैसे बुत बन गया। मेरे कानों में एक हाई पिच्ड साउंड गूंजने लगी। क्या क्या बकवास कर रही हो प्रिया? ये क्या मजाक है? मैं सीरियस हूं राज। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। मैं इस मैरिज में हैप्पी नहीं हूं और मैं अब इसे और नहीं खींच सकती। तुम्हारा कैंसर मेरे लिए एक आई ओपनर था। मैंने रियलाइज किया कि मैं तुमसे एक्चुअल में प्यार नहीं करती। ये शब्द मेरे दिल में एक जंग लगी हुई छुरी की तरह घुस गए। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। प्रिया, तुम पागल हो गई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? 10 साल का रिलेशनशिप है हमारा, कॉलेज से साथ हैं हम। हमने एक पूरी जिंदगी प्लान की थी और तुम कह रही हो कि कैंसर की वजह से सडनली तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? का जवाब मेरी रूह को चीर गया। हाँ, एग्जैक्टली। जब तुम बीमार पड़े, जब मैंने सोचा कि शायद मैं तुम्हें खो सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगा राज, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ एक आदत में थी तुम्हारे साथ, रियल लव नहीं था। और अब मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जी सकती। मूव ऑन?
उसने ये लफ्ज इतनी आसानी से कह दिया जैसे वो किसी मूवी की टिकट कैंसिल कर रही हो, ना कि 10 साल का रिश्ता तोड़ रही हो। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हॉल में उसके मम्मी पापा बैठे थे, नजरें झुकाए हुए। उन्होंने एक अजीब सी मजबूर सी स्माइल दी, जैसे वो कह रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं। क्लियरली दे न्यू, शायद ये सब उनकी मर्जी से हो रहा था। मैं वहां से कैसे निकला, कैसे गाड़ी चलाकर घर तक पहुंचा, मुझे कुछ होश नहीं था। घर पहुंचकर मैं सोफे पर गिरा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। मैं कैंसर से लड़ रहा था, हर दिन दर्द सह रहा था, इस उम्मीद में कि मैं ठीक होकर अपनी पत्नी के पास वापस जाऊंगा। और मेरी पत्नी, वो मुझे इसलिए छोड़कर जा रही थी क्योंकि उसे सडनली रियलाइज हुआ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये धोखा कैंसर से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक